नमस्कार दोस्तों। आज दक्षिण भारत की राजनीति पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 में, उस समय पश्चिम बंगाल और केरल में भी चुनाव हुए थे, असम में भी चुनाव हुआ था। बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव था। उस चुनाव में पहले से ही ये लग रहा था कि तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में सत्ता में डीएमके लौट रही है, यानी कि करुणानिधि की पार्टी लौट रही है। अब चूंकि करुणानिधि इस दुनिया में नहीं है, 2016 में जयललिता चली गई। एआईएडीएमके की जो प्रमुख थी, उनकी पार्टी कई हिस्सों में बट गई। उनके जो फॉलोअर्स थे अलग अलग हिस्सों में बट गए, क्योंकि वो अपना किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर गई थी। दूसरा, डीएमके जो थी, करुणानिधि ने अपने जीते जी ही कमान अपने बेटे एमके स्टालिन को सौंप दी थी। 2017 में करुणानिधि भी चले गए और एमके स्टालिन के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। और ये पहला चुनाव था तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव जिसमें ना तो करुणानिधि मैदान में थे और ना जयललिता मैदान में थी, जो पिछले 25-30 साल से वहाँ की राजनीति को डोमिनेट कर रहे हैं। कांग्रेस तो वहाँ खत्म ही है, कांग्रेस वहाँ पहले से ही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव पूर्व समझौता कर लिया था। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और ये लोग सत्ता में लौटकर भी है। इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यहाँ एक स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना बीजेपी ने उतना दमखम दिखाया और ना यहाँ कांग्रेस ने। कांग्रेस भी एलाइज बनी रही और बीजेपी भी जयललिता की पार्टी के साथ एलाइज बनी रही। हालांकि यहाँ पर इतना जरूर हुआ है कि कुछ विधायक जरूर जीते हैं यहाँ से बीजेपी के, लेकिन फिर भी वो बात नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल में 8 विधायक यहाँ से बने तमिलनाडु में बीजेपी के, वो जयललिता की पार्टी के साथ समझौता करने की वजह से ही बने। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव था वो था कमल हसन, जिन्होंने 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी एमएनएम। उसका नाम था मक्कल नीति मईम। इस पार्टी के अंतर्गत उन्होंने कुछ लोगों को चुनाव लड़वाया था। वो खुद भी चुनाव लड़े थे कमल हसन, लेकिन हार गए थे। और हारे किससे थे? एक बीजेपी की महिला नेता से। और बाद में बीजेपी ने उस महिला नेता को अपने महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रमोट किया, क्योंकि उन्होंने कमल हसन को हराया था। खैर, ये सब मैं बैकग्राउंड की बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें, उस परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, कमल हसन ने अभी ऐलान किया है कि 24 दिसंबर को वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आप जानते ही होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। हालांकि ये तमिलनाडु से ही शुरू हुई थी, लेकिन तमिलनाडु में चूंकि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, इधर चेन्नई वगैरह साइड में नहीं आई थी। उसके बाद ये केरल, कर्नाटक उधर से निकल गई थी यात्रा। तो कमल हसन उस समय तो जुड़े नहीं। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस में जो ऐसे लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को समय समय पर, वो उन्हें सुझाते रहते हैं कि सर उन्हें फला आदमी को बुला लीजिए तो मज़ा आ जाएगा, फला स्टेट से गुजरना है तो मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कि गुजरात से यात्रा गुजरने वाली थी, गुजरात के पास से, तो उन्होंने गुजरात में तो खैर गई नहीं, तो उन्होंने महाराष्ट्र में, जब गुजरात की सीमा के पास थे वो, जब वो वहाँ पर चल रहे थे राहुल गांधी, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि साहब गुजरात में अगर इम्पैक्ट डालना है तो मेधा पाटकर को बुला लो। और राहुल गांधी ने मेधा पाटकर को बुला लिया। और आप सब जानते हैं कि मेधा पाटकर से गुजरात के लोग कितने नफरत करते हैं। और इसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस चुनाव बुरी तरह से हारी और बीजेपी ने इतिहास कायम किया, गुजरात के विधानसभा चुनाव जीत कर। तो राहुल गांधी को उनके सलाहकार समय समय पर बताते रहते हैं। अब ये सलाह कितनी सही है, ये मेधा पाटकर वाला जो उदाहरण मैंने दिया उससे आपको क्लियर हो गया होगा। खैर, अब किसी ने उन्हें सलाह दी कि साहब 24 दिसंबर को आप जान रहे हैं कि दिल्ली में आकर ये विराम लेने वाली है, सब जो यात्रा निकल रही है, और फिर ये 2 जनवरी से शुरू होगी। कहा जा रहा है कि जो कंटेनर्स साथ में चल रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के, जिसमें रात को नेता लोग सोते हैं, नहाते धोते हैं, जो चलते रहते हैं, उनकी मरम्मत, रिपेयरिंग का काम कराया जाना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा दिन लगातार हो चुके हैं चलते हुए, और हो सकता है कि ऐसा हो भी। तो इसलिए तय किया गया है कि नववर्ष के मौके पर राहुल गांधी जब दिल्ली की सीमा में पहुंच जाएंगे, राजस्थान से हरियाणा में, हरियाणा होते हुए दिल्ली में जहाँ भी पहुंचेंगे, तो 24 दिसंबर से शायद 26 दिसंबर से
और 2 जनवरी तक ये रेस्ट करेंगे दिल्ली में। और चर्चाएं तो ये भी थी कि हर साल ये नया साल मनाने के लिए इटली चले जाते हैं, लेकिन अब इटली में तो नानी भी नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई। अब मलेशिया, थाईलैंड कहाँ जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि यात्रा पर हैं, मीडिया की अटेंशन है, सभी लोगों का फोकस है, तो शायद इस साल नहीं जाएंगे किसी भी यात्रा पर, विदेश यात्रा पर। तो तय ये हुआ कि कमल हसन को बुलाया जाए। किसी ने सलाह दी कि साहब कमल हसन को बुला लीजिए, और साउथ में हमें जो है कुछ फेसेस की अपनी ज़रूरत है। आप जानते होंगे कि साउथ के स्टेट्स में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है, और ले देकर कर्नाटक में थोड़ा सा दम उसमें नज़र आता है, बाकी सब जगह दम बेदम है। और कांग्रेस से निकले हुए दल या कांग्रेस के एलाइज, इन लोगों ने सब जगह सत्ता कब्जाई हुई है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, ये सब लोगों में सत्ता उनकी बटी हुई है। कांग्रेस का कोई आधार अब इनमें बचा नहीं है। तो इसमें ये बताया जाता है कि लिया गया है ये फैसला कि कमल हसन को बुलाया जाए, और कमल हसन ने स्वीकार भी कर लिया है। 24 दिसंबर को दिल्ली में कमल हसन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कमल हसन, जिन्होंने 2018 में अपनी पार्टी एमएनएम लॉन्च करते हुए ये कहा था कि वो एकला चलोरों के सिद्धांत पर चलेंगे, यानी कि किसी के भी साथ नहीं होंगे, ना तो वो जयललिता के साथ होंगे, ना करुणानिधि के साथ होंगे, ना ही वो कांग्रेस के साथ होंगे, और ना ही बीजेपी के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी उच्च आदर्शों वाली पार्टी हमने बनाई है, और हम किसी के साथ नहीं चलने वाले हैं, हम एकला चलोरों के सिद्धांत पर चलेंगे, और जनता के बीच मैसेज देंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के बारे में सोच रहे हैं, और तमिलनाडु के बारे में आप लोग भी सोच रहे हैं, तो कमल हसन को वोट दे दें। खैर, जब जिस समय इन्होंने पार्टी बनाई उस समय एक और भी चर्चा थी कि सुपरस्टार रजनीकांत, आप जानते हैं कि दोनों सुपरस्टार माने जाते हैं, कमल हसन भी रजनीकांत भी, लेकिन कमर्शियल रूप से जो फिल्में सफल रजनीकांत की होती रही हैं वो कमल हसन की कभी नहीं हो सकी। कमल हसन की तो अभी हाल ही में कुछ फिल्में आई हैं, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, और उम्र के हिसाब से रोल भी कमल हसन अब प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जम नहीं रहे हैं। जबकि उन्हीं के साथ के रजनीकांत जो हैं उन्हीं की उम्र के हैं, और बाल भी उड़ गए हैं, सब कुछ उनकी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी नई अभिनेत्रियों के साथ रोमांस लड़ाते हैं और सुपरस्टार की तरह बिहेव करते हैं, और उनकी बहुत ज़बरदस्त लोकप्रियता है, लोगों ने उनके मंदिर बनवाए हुए हैं। तो सब लोग जानते हैं कि लोकप्रियता में, जनता के बीच, मासेस के बीच रजनीकांत की लोकप्रियता कमल हसन से कहीं अधिक है तमिलनाडु में। तो रजनीकांत ने भी ये सोचा था कि यार कमल हसन राजनीति में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुख्यमंत्री बन जाए कल यहाँ। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं भी अपनी एक पार्टी बनाता हूँ, और उन्होंने 2020 में ये ऐलान किया था कि वो राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, और उसकी डेडलाइन भी फिक्स हो गई थी दिसंबर 2020 के आसपास की, मेरे ध्यान है, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। लेकिन हुआ ये कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्वस्थ हुए, और उसके बाद दिसंबर के लास्ट वीक में उनका ऐलान आ गया 2020 में कि उन्होंने अभी फ़िलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा त्याग दिया है, क्योंकि उनके डॉक्टरों ने सलाह दी है कि पहले आपके लिए स्वास्थ्य जरूरी है, और आप इतना सब कुछ मेहनत, इतना जो फील्ड वर्क है और लोगों के बीच जाना, घूमना फिरना, इतना हेक्टिक शेड्यूल, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि दिसंबर 2020 में ये पार्टी बनाने वाले थे, और अब मार्च अप्रैल मई में चुनाव होने थे तमिलनाडु में, 3 4 5 महीने का ही गैप था। तो ऐसे में पार्टी को बनाना, उसे इस्टेब्लिश करना, उससे लोगों को जोड़ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी थी, और उसके लिए इनके शरीर ने इजाज़त नहीं दी। तो रजनीकांत ने फैसला कर लिया, उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूँ और राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन चर्चा उस समय क्या हुई थी? चर्चा उस समय यह हुई थी कि रजनीकांत की पार्टी बीजेपी के साथ समझौता करेगी, यानी कि बीजेपी और जयललिता का जो गुट है उसके साथ समझौता करेगी, ये चर्चाएं थी। तो कमल हसन को शुरू से ही ये लग रहा था कि रजनीकांत उनके राइवल हो सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दूसरे, कमल हसन की जो सोच है, उनके जो बयान है पिछले 3 4 साल के उठाकर देख लीजिए, वो वामपंथी सोच के व्यक्ति हैं, और कई बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की। और आज आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी छद्म वामपंथी हैं, छिपे हुए वामपंथी हैं। तो कमल हसन को ये लग रहा था कि मैं अपने अकेले दम पर इतना सब भोकाल बना लूंगा और शायद मैं ही चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, लेकिन एक भी उनका विधायक नहीं जीत पाया, और उनके जो मत प्रतिशत थे 2.52% थे, लगभग
3% अगर मान लें तो वैसे तो 2.5% ही हुआ, इतने वोट उनको मिले केवल। तो ऐसी स्थिति में कमल हसन को ये लग रहा था कि यार मेरी राजनीतिक पारी तो अटक गई, फिल्में चल नहीं रही हैं और करा तो क्या करा जाए। और मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनके पास कांग्रेस का बुलावा आए, क्योंकि वामपंथी सोच का आदमी है, बीजेपी के साथ तो जाएगा नहीं, कांग्रेस के साथ चला जाएगा। खैर, कांग्रेस के साथ जाने का उन्होंने फैसला किया है। हालांकि जो स्टालिन की पार्टी है डीएमके, उसमें बड़ी असहज स्थिति है और डीएमके वैसे भी दौर से गुजर रही है। स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को भी राजनीति में उतार दिया है, जो मंत्री भी हैं, उनके यहाँ विधायक भी हैं, और वो अपनी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो वंशवाद है उसके फार्मूले पर चल ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कमल हसन को अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ऑफर करते हैं तो कमल हसन उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं। तो शायद कमल हसन को ये लगा कि अगर राजनीति में सर्वाइव करना है और तमिलनाडु की राजनीति में किसी भी तरह से एक्टिव रहना है तो मुझे राहुल गांधी की ऑफर मान लेनी चाहिए, और इस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की ऑफर मान ली है। अब देखते हैं कि शायद इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल हसन शायद कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ें। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये हो जाएगा कि 2 प्रत्याशी कम हो जाएंगे। कमल हसन चुनाव लड़ते हैं तो डीएमके का प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा, एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है उसका एक प्रत्याशी सामने होगा। तो कमल हसन को लग रहा है कि शायद इस तरीके से मैं लोकसभा में एंट्री कर लूँ। तो ये सारी थॉट्स कमल हसन की चल रही हैं। वैसे तो कमल हसन चलने, उनके साथ यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यात्रा तो जैसी चल रही है चलेगी ही। लेकिन कमल हसन ने राहुल गांधी के इस ऑफर में जो उन्हें राहुल गांधी ने दिया है, अपना भविष्य, अपना राजनीतिक भविष्य थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। और वैसे भी तमिलनाडु के लोग, और खासतौर से साउथ के अगर स्टेट्स की मैं बात करूं, वहाँ के लोग फिल्म स्टार्स के प्रति बड़े क्रेजी हैं, और राजनीति में फिल्म स्टार्स जितने वहाँ पर सफल रहे हैं किसी और राज्य में नहीं रहे हैं। तो शायद कमल हसन को लगा हो कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बुलावे के माध्यम से मुझे एक अच्छी राजनीतिक ऑफर भी आ रही है, और उन्होंने हाथों हाथ लपक लिया। देखते हैं क्या होता है, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।